गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो आपकी जो क्लास चल रही है वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास आपकी चल रही है, जिसमें देखिए मैंने आपको काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण इस सभी क्लासेस में आपका करवाना है। ठीक है जी, कुछ क्लासेस पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब ये लगातार आगे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को। और अपनी ये क्लासेस है डेली आप देखें, और जितने भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैं जो बताता हूँ आप सभी को वो नोट जरूर किया करें। अच्छा, अब आ जाओ, देखो महत्वपूर्ण जो आपके मास्टर कैडर और लेक्चरार कैडर या फिर टीजीटी पीजीटी की कोई सी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी में मिश्र बंधु विनोद ये रचना पूछी ही पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो पंजाब मास्टर कैडर है, ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर, इसके अंदर इनसे संबंधित एक प्रश्न हर बार बनता है। ठीक है जी, हर बार एक प्रश्न बनता है, घुमा फिरा कर कैसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अभी जितने क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा तो वो भी आप सभी ने नोट करते जाने हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको याद करवाऊं ना वैसे आप सभी याद जरूर करिएगा। ठीक है जी। हाँ, टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगा इवनिंग के समय में। और चलिए फिर शुरू करते हैं। मिश्र बंधु विनोद। देखिए, टेस्ट जो रहते हैं वो टेस्ट आप मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, मान लीजिए ये ग्रंथों की क्लास आपकी होगी, फिर उसके बाद एक टेस्ट, मतलब एक टॉपिक जब कंप्लीट होगा ना पूरा, फिर उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बीच बीच में फिर आ, आप एक चीज का बिल्कुल फोकस करके रखें। पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को करेंगे, फिर उसके बाद हम जो एमसीक्यू प्रश्न है वो वहां पर जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु माने जाते हैं। अच्छा, मिश्र बंधु कौन थे? मिश्र बंधु तीन भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। श्याम, गणेश, सुखदेव, ये आप तीनों को नाम याद रखिएगा। ठीक है, याद आप सभी ने ये तीनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है जी, इन तीनों के नाम आप सभी ने याद रखने हैं। अच्छा, अब इनमें ना जो मैं पॉइंट आपको लिखवाऊं वो जरूर पढ़कर आप सभी ने नोटबुक पर लिखने हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा जो भाग था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, ये तो है ईस्वी में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्रमी संवत का, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या है, हमारे को दुविधा में डालने के लिए जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, संवत का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो संवत का प्रयोग कर लेंगे तो वहां पर दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि विक्रमी संवत की बात करें तो ये जो ग्रंथ है, प्रथम जो 3 भाग हैं इसके, ये विक्रमी संवत 1970 1970 को ये प्रकाशित हुआ, 3 भाग। ठीक है, विक्रमी संवत की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और जो चौथा भाग था, जो पूछ ली जाती कई बार मिश्र बंधु का आपसे प्रश्नों में पूछ लिया जाएगा, तो 2250 पृष्ठों में एक बहुत ही बड़ा भारी वृत्त संग्रह इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, या फिर कह लें ये विनोद लिखा गया। मिश्र बंधुओं का साहित्य इतिहास ग्रंथ मूलतः 5 कालों में स्वीकृत किया गया है। पुनः पहले 3 खंड, 2-2 उपखंड बनाए गए। देखिए, जो पहले
जो 3 खंड हैं या फिर भाग हैं या फिर काल है, उनके 2-2 उपखंड बनाए गए हैं। तो कुल अगर कहें तो 8 इसके क्या माने जाते हैं, काल खंड माने जाते हैं या काल विभाजन इनके माने जाते हैं। ठीक है जी। और इस ग्रंथ में मूलतः 4591 कवियों का उल्लेख मिलता है, लगभग 5000 कवियों का वर्णन। अच्छा देखिए, अब हमारे को यहां पर इसमें मूलतः कितने कवि दिए गए हैं, 4591। अब ये जो कवि दिए गए हैं ना, इनके तो बकायदा इन्होंने एक लाइन में जो कालक्रम के अनुसार उनका वर्णन किया है इन्होंने, परंतु कुछ और भी कवि हैं जिनका वर्णन इन्होंने ऐसे ही इसके अंदर कर दिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने ऐसे कवियों का प्रयोग किया जिनका वर्गीकरण इनके द्वारा नहीं हो पाया। ठीक, तो इसी के कारण क्या है, जो इनके जो नंबर थे वो थोड़े इधर उधर बटे हुए मिलते हैं। ठीक, और लगभग लगभग क्या है, हमारे को जो किताबों में देखने को मिलता है ना, लगभग 5000 कवि आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें 5000 कवियों से भी ज्यादा कवियों का विवरण देखने को मिलता है जब आप मूल प्रति को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपने जरूर नोट कर लेना है। और इसके अंदर देखिए, कवियों के काव्य की समीक्षा इसके अंदर प्राचीन काल के आदर्शों के आधार पर की गई है। यहां पर एक ये प्रश्न आप सभी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है, उत्तर ही मानकर चले जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट। बीच के अंदर जो आपको लिखवाता जा रहा हूं ना, तो ये वाले पॉइंट हैं, आपने नोट करते ही जाना है। अब ये पॉइंट लिखो एक बार कि कवियों की समीक्षा प्राचीन काल के आदर्शों के आधार पर की गई है। ठीक है जी, जो मिश्र बंधु विनोद है ग्रंथ, इसमें कवियों की समीक्षा प्राचीन काल के आदर्शों के आधार पर की गई है। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ में आधुनिक दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता। नोट कर लीजिएगा, आधुनिक दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता है। ठीक है जी, आधुनिक दृष्टिकोण इनके ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। अब इसी में ही आप नोट कीजिएगा, जीवन की आलोचना कवि का संदेश, इस जो ग्रंथ के अंदर है, जीवन की आलोचना, जो कवियों का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है ना, उसके बारे में बता रहा हूं। जीवन की आलोचना, कवि का संदेश, लेखक की अंतर्दृष्टि और भावों की अनुभूति, लेखक की अंतर्दृष्टि और भावों की अनुभूति आदि के आधार पर उनमें कवियों और लेखकों की
आलोचना नहीं है। ठीक है, ये मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। जीवन की आलोचना, कवि का संदेश, लेखक की अंतर्दृष्टि और भावों की अनुभूति आदि के आधार पर इनमें कवियों और लेखकों की आलोचना नहीं है। इतना आप सभी ने नोट कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है। इन्होंने कालक्रम अनुसार कवियों को साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टर कैडर में ये वाला प्रश्न बना है। और देखिए, जब गणपति जी का पूछा जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त जी का, तो इन्होंने आरंभिक काल नाम नहीं दिया है। ठीक है, कई बारी आपको ना ये आरंभिक काल दे दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मिश्र बंधुओं के द्वारा, जबकि गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा प्रारंभिक काल ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो गणपति जी की जो पूजा अर्चना होती है वो प्रारंभ में ही होती है। ठीक है, और आरंभिक, अगर आरंभिक का आए तो आरंभ कैसे करते हैं? मिश्रित चीजों से करते हैं, ऐसे कह लीजिएगा। आदि काल की शुरुआत इन्होंने 643 ईस्वी, जो कि विक्रमी संवत कितना बनता है? 700 विक्रमी संवत से मानी है। मैंने विक्रमी संवत दोनों के बता दिए थे, जो ग्रंथ कब इनके द्वारा लिखे गए। इन्होंने पूरे साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। अगर कालखंडों की बात करें तो 8 कालखंड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखो, हिंदी नवरत्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है। मास्टर कैटर के अंदर ये रचना 2 बार पूछी गई है। हिंदी नवरत्न जो रचना है ये 1910 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है जी, कब लिखी गई? 1910 ईस्वी के अंदर ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई। और हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी तो चलो ये यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, अभी हम हिंदी नवरत्न जो रचना है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी नवरत्न नाम की। अच्छा, नवरत्न से नो रत्न या नवरत्न, ठीक है, 9 कवियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। कितने? 9 कवि आपको इस रचना में देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे पहले आपको तुलसी दास जी देखने को मिलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, फिर सूरदास जी देखने को मिलेंगे, फिर देव, फिर बिहारी। अच्छा, तुलसीदास जी भक्ति काल की राम काव्य धारा से संबंध रखते हैं। और अगर बात करें सूरदास की, तो ये भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते हैं। उसके बाद देव और बिहारी जी, ठीक है जी, ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, अब सभी ने बताया है कि देव और बिहारी में से रीति सिद्ध कवि कौन सा है और रीतिबद्ध कवि कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। 3 भागों में जो बांटा गया ना रीति काल को, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो देव और बिहारी में से रीतिबद्ध इनमें से कौन सा है और रीति सिद्ध कौन सा है, ये आपने बताना है। और देखिए, अगर ये विक्रमी संवत में, यहां पर देखो 1910 ईस्वी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और विक्रमी संवत कितना मिलता है? 10 में जब 57 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है? विक्रमी संवत बन जाता है। तो अब यहां पर आपके एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपसे
रचना का पूछ लिया कि संवत 1967 या फिर 67 हम पंजाबी में कह देते हैं, 67 में मिश्र बंधु के द्वारा या मिश्र बंधुओं के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो विक्रमी संवत जब आ जाएगा ना, तब आपने क्या याद रखना है, हिंदी नवरत्न, ये रचना को याद रख लेना है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने कवियों की समालोचना, यहां पर जो जितने भी कवि है ना, इनकी समालोचना की है, यानी कि इनको कवियों को स्थान दिया है महत्वपूर्ण। अब इसमें देखो, बिहारी के साथ साथ आपको त्रिपाठी बंधु, अच्छा ये त्रिपाठी बंधु कौन कौन से हैं बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद देखिए केशव दास जी हैं, महत्वपूर्ण है, रामचंद्र का इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था इनके द्वारा, और ये रीति काल के महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। इसके अलावा कबीर जी, कबीर जी ये संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि आपको देखने को मिलते हैं। इनसे संबंधित भी एक प्रश्न बना था घुमा फिरा कर, है ना, आपसे पूछ लिया गया था कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रवर्तक के तौर पर कबीर लिखा है, लेकिन वहां पर नामदेव जी दिया गया था, महाराष्ट्र के कवि। अब नामदेव जी का नाम क्या है, क्यों आया, क्योंकि नामदेव जी देखो, ये संत काव्य धारा में जो आप देखो, आप ने देखा होगा कि भी जो भक्ति काल है 2 धाराओं में बटा हुआ है, निर्गुण और सगुण। तो देखिए ये जो नामदेव जी थे, ये पहले सगुण धारा में थे, बाद में ये निर्गुण धारा में परिवर्तित हो गए अपने गुरु के कारण। तो इसी के कारण क्या है, निर्गुण काव्य धारा का जो प्रवर्तक माना गया है वो नामदेव जी को माना गया है। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बना था जो कि स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन बनाकर चला गया, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने गलत किया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आपको एक और रचनाकार देखने को मिल जाते हैं, वीर रस के महत्वपूर्ण कवि हैं चंदवरदाई जी। ठीक है जी, चंदवरदाई जी। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा महाकाव्य लिखा गया, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कह सकते हैं ये। ठीक। और इसके अलावा हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी इन्होंने स्थान दिया है। अच्छा, त्रिपाठी बंधुओं में कौन कौन से त्रिपाठी, कौन से त्रिपाठी, भूषण मतीराम, और कौन से आते हैं, देव कवि रीतिबद्ध में और बिहारी रीति सिद्ध में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किरणप्रीत जी। अच्छा ये बताओ त्रिपाठी बंधुओं के अंदर और तीसरे कौन से आते हैं, भूषण और मतीराम तो बता दिया आपने, तीसरे और कौन से हैं बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अच्छा आपसे ना एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमाकर मैं आप सभी को दे रहा हूं। चिंतामणि त्रिपाठी, बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत अच्छे, चिंतामणि त्रिपाठी जी। अब एक प्रश्न मैं आपको घुमाकर पूछ रहा हूं या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चौथा संस्करण था, जो चौथा संस्करण आपको देखने को मिलता है, ये क्या था, संशोधित और संवर्धित रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, संशोधित, नोट कर लीजिएगा ये भी, संशोधित एवं संवर्धित संवर्धित रूप में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था, 1991 विक्रमी संवत में। ठीक है जी। और अगर हम काल देखते हैं वैसे तो 1900 कौन सा आ जाता है,
कौन सा आ जाता है? 1934 ईस्वी। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राम नरेश त्रिपाठी आप सभी ने बताया है, एक राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो कि किस नाम से है? कविता कौमुदी के नाम से। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? कविता कौमुदी के नाम से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। कब लिखा गया था? ये संवत 1974 में। अगर हम ईस्वी की बात करें तो ये कौन सी ईस्वी में? 1917 है ईस्वी के अंदर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, और कविता कौमुदी जो रचना थी, इसके अंदर लगभग 89 जो कवि हैं इनका वर्णन किया गया है, या फिर कह लें जीवन विवरण है इस रचना के अंदर दिया गया है। ठीक है, आगे चलकर इसका दूसरा भाग भी 1926 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ, ये भी नोट कर लीजिएगा। 1926 ईस्वी में दूसरा भाग ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, इतना बहुत है इनसे संबंधित, और मिश्र बंधुओं से संबंधित तो मैंने आपको करवाई दी है। अब आ जाओ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आपको देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, और विदेहवादी पद्धति का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। अच्छा, जो ये ग्रंथ है ना, इसका याद रख लीजिएगा, जो ये अभी मिश्र बंधु विनोद नाम का मैंने ग्रंथ करवाया है, बहुत ही लंबा ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसका काल विभाजन वो सारा कुछ मैं आप सभी को करवा दूंगा। ठीक, उसको आप एक बार ही छोड़ दीजिएगा, वो मैं अभी करवाऊंगा। संपूर्ण रचना आपको बताऊंगा, वहां से आधार ग्रंथ कौन कौन से लिए गए हैं वो भी आगे चलकर इस रचना का मैं बताऊंगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसका प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न मास्टर कैडर के अंदर ये बना था, हिंदी साहित्य जो शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, या हिंदी साहित्य का विकास नाम से। इसमें लगभग 1000 कवियों का जो चित्रण है आपको देखने को मिलता है। कितने कवियों का चित्रण मिलेगा? 1000 कवियों का। अब आगे ना लगभग 1000 कवि आपको ऐसे दे दिया जाता है, इसमें आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, और इसमें आप सभी ने नोट भी कर लेना है। लगभग 1000 कवि, और यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित करवाया गया। यह हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे प्रमाणिक, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित, सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है। आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ भी इसको कह देते हैं, आधार ग्रंथ भी कह देते हैं। जो आधुनिक तौर पर जो भी रचनाकार हैं, या कह लें जो साहित्यकार हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की एक क्षमता दिखाते हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आलोचनात्मक ढंग से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वो अपनी किताबों में इनका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, ये आपको परीक्षा के अंदर देखो ऐसे प्रश्न जरूर बनेंगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित रूप 1940 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और आधार या फिर धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। ये आप सभी नोट कर लो। इसमें मैं ना 2-4 चीजें और आपको ऐड करवाऊंगा जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आएंगे। ठीक है, उनके इतिहास ग्रंथ को जब करेंगे ना, तब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विचार था
भक्ति काल को लेकर, वो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो यहां पर देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। अच्छा, इन्होंने जो सिद्ध हैं, नाथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ये धार्मिक प्रवृत्ति की रचनाओं के अंतर्गत रखी है। ये आप सभी ने एक नोट करके रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बनता है। हो सकता है ये वाला जो कथन है आपको परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए। ठीक है जी, परीक्षा में जो मुझे लग रहा है कि ये वाला प्रश्न हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, तो इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। अच्छा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंजाब मास्टर कैडर में इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर बनता है, जो कि ग्रंथों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिएगा, इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, जो प्रकाशित हुआ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों रचनाएं 1952 ईस्वी के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है। ये वाली रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, कई जगहों पर आपको 1952 दिया जाता है, और ये वाली रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 दिया जाता है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। और शुक्ल जी की धारणाओं का प्रमाणिक खंडन, मास्टर कैडर में इस टाइप का भी प्रश्न बना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की धारणाओं को अगर किसी ने खंडन किया है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही सुदृढ़ तरीके से इनके द्वारा जो इसका खंडन किया गया है, जो कि काबिले तारीफ भी है, क्योंकि उस समय पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं पर अपनी टिप्पणी दी थी। नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं था कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों का खंडन कर सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा। ठीक है, वीर गाथा काल नाम रखा। अब इन्होंने तो सिर्फ वहां पर रासो ग्रंथ देखे, लेकिन कई इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं भी उसमें डाल दी। तो तब बड़े ही सुदृढ़ तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल को आदि काल नाम, ये नाम दिया था। ठीक है, तो उससे पहले तो आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं काल विभाजन की, तो फिर आगे चलकर इसको प्रारंभिक काल या आरंभिक काल नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? आरंभिक काल के नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा ये लिखा गया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब लिखा गया था? ये सन 1938 ईस्वी में लिखा गया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ले लिया है। अब यहां से ना प्रश्न बनता है, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से संबंधित भी एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है जी, एक प्रश्न बनता है। अब इसके बीच में ना मैं थोड़े थोड़े जो पॉइंट हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ से भी हैं, वो भी मैं साथ में ही करवाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए यहां पर मैं शुक्ल जी का लिख रहा हूं। शुक्ल जी का इनका जो ग्रंथ था 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, संशोधित जो था 1940 में।
और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, इनका ग्रंथ 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ और ये अधूरा ग्रंथ है। ठीक है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? अधूरा ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। और नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ आपको ये देखने को मिलेगा। और देखिए, इनके द्वारा जो संधि काल, आदि काल को क्या नाम दिया था? संधि काल। संधि काल के अंदर इन्होंने अपभ्रंश की सारी रचनाओं को समाहित कर दिया है, यानी कि अपभ्रंश के जो कवि हैं इन सभी को इन्होंने सम्मिलित कर लिया। और संधि काल की जो समय सीमा है इन्होंने शुरुआत मानी है 750 विक्रमी संवत से। ठीक है, किससे मानी? विक्रमी संवत से, जो कि कितना बनता है? 693 ईस्वी बनता है। आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा, ये वाला, ये याद रख लीजिएगा, इसीलिए मैं इनको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। ठीक है जी। और कब से कब तक? 1000 ईस्वी तक, या विक्रमी संवत तक। एक ईस्वी नहीं, विक्रमी संवत आप लगाइएगा, विक्रमी संवत। और इन्होंने ही संधि काल के बाद आदि काल को चारण काल नाम से भी पुकारा है। अच्छा, जो गिरेर्सन जी थे इन्होंने भी आदि काल को क्या नाम से पुकारा है? चारण काल। और इन्होंने क्या है? चारण काल की जो समय सीमा मानी है 1000 विक्रमी संवत इनके द्वारा मानी गई। ठीक है जी, 1000 विक्रमी संवत से इन्होंने शुरुआत मानी है 1375 विक्रमी संवत। ठीक है जी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की और इनकी जो बात मैं कर रहा था, इसके अंदर मैंने क्या आप सभी को बताना है कि इनके द्वारा भक्ति काल का जो विभाजन है, जो आप देखिए, जो निर्गुण और सगुण काव्यधारा है। अब निर्गुण में 2 काव्यधाराएं आगे देखने को मिलती हैं और सगुण में आगे और देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें राम और कृष्ण, और इसमें सूफी एवं संत देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या है, जो इन्होंने भक्ति काल के अंदर जो आपको निर्गुण काव्य धारा है, ये इसके अंदर ना मास्टर कैडर में प्रश्न बना था कि भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। तो वहां पर क्या है, 4 भी लिखा था ऑप्शन में और 2 भी लिखा था। ठीक है जी, 2 भी लिखा था, 4 भी, 3 भी और शायद 5 भी लिखा हुआ था। तो यहां से कई स्टूडेंट ने क्या किया, 4 पर उत्तर लगा दिया, जो कि गलत हो गया। 2 धाराओं में विभाजित था, निर्गुण और सगुण काव्य धारा के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने देखो, जो रामकुमार वर्मा जी हैं, रामकुमार वर्मा जी, इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें इन्होंने संत काव्य धारा, निर्गुण को 2 आगे शाखाओं में परिवर्तित करके संत काव्य और सूफी काव्य ये नाम दिया। इसमें इन्होंने राम काव्य और कृष्ण काव्य ये नाम जोड़ा। लेकिन आप सभी ने अब इसमें नोट कर लेना है, जो हमारे प्यारे बाबा शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा को इन्होंने प्रेमाश्री, नोट कर लीजिएगा, प्रेमाश्रय, और संत को क्या नाम दिया है? संत काव्य को ज्ञानाश्री, नोट कर लीजिएगा, ज्ञानाश्री काव्य धारा ये नाम दिया है। और राम काव्य को इन्होंने क्या नाम दिया है? राम काव्य को बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को पता है क्या नाम दिया है? रामाश्री। और कृष्ण काव्य धारा को कृष्णाश्री काव्य धारा, इस प्रकार से ये विभाजित किए हैं। ठीक है।
आगे चलकर इन्होंने देखो कई बार क्या होता है, अब जो प्रश्न गलत हुआ था, कौन से वाला प्रश्न हुआ था, प्रवर्तक वाला, जहां पर प्रवर्तक में पूछा गया था जो आपको संत काव्य धारा का या निर्गुण, ठीक है, संत काव्य धारा का ही हमारे को ज्यादातर पूछा गया है। तो इसी में ही आपको क्या है, ज्यादातर यही हमारे को पता चलता है। और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक ही चीज आती है, अगर संत की बात करेंगे, अगर संत काव्य धारा की बात करेंगे तो वहां पर कबीर दास जी देखने को मिलेंगे। और अगर हम सूफी की बात करते हैं, सूफी काव्य धारा की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे को मलिक मोहम्मद जैसी जी देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की, तो यहां पर हमारे को सूरदास जी मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं राम काव्य धारा की, तो यहां पर हमारे को कौन देखने को मिलते हैं, तुलसी जी। इस कारण से जो स्टूडेंट्स ने क्या किया, कबीर दास जी को प्रवर्तक के तौर पर रख लिया, लेकिन उन्होंने थोड़ी डीप स्टडी नहीं कर पाए होंगे वो, जिसके कारण क्या है, उनका जो प्रश्न का जो उत्तर है नामदेव वाला वो गलत हुआ। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग रचनाएं मानी है, ये सभी रचनाएं मैं आप सभी को करवा दूंगा, है ना। ये सारी रचनाएं मैं करवा दूंगा जब एक एक कवियों का जीवन चरित्र मैं आपको करवाऊं। हर एक चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको कह देते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर शुक्ल जी का मैं जीवन चरित्र आप सभी को करवाऊंगा तो वहां पर सारी चीजें करवा दूंगा इनसे संबंधित, कि इन्होंने कौन से निबंध लिखे हैं, ठीक है, ट्रिक से निबंध करवा दूंगा, हर एक चीज ट्रिक से करवाऊंगा वहां पर। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू जी को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है इन्होंने। और आरंभ सीमा जो है 693 ईस्वी से अपने ग्रंथ की स्वीकार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य, प्रेम मार्गी को प्रेम काव्य और वीर गाथा काल को चारण काल और संधि काल की संज्ञा दी है। उसके बाद यहां पर और महत्वपूर्ण ग्रंथ मिल जाते हैं, जैसे कि FEKE के अनुसार हिंदी की शेषवावस्था के वृत्तों का वर्णन अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ नाम से किया है। अब यहां पर देख लीजिएगा, लिटरेचर कोई कोई लिख सकता है, सीधा ही है AFK, तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर ऐसे लिख दो हिस्ट्री कोई कोई लिख सकता है, ठीक। और इन्होंने हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। जो इनका रचना काल है, या फिर कह लें इस रचना काल है 1920 ईस्वी। अब देखो, मास्टर कैडर के एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न बना था इनमें से, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनमें से भी हो सकता है आपको एक प्रश्न बन जाए। लास्ट टाइम तो बना था, जो 2021 या फिर 2022 के एग्जाम के अंदर इन दोनों में से एक प्रश्न बना था। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एडविन ग्रीव्स ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ लिखा था। अब इसको याद कैसे करना है कि गरीब का आपने क्या बनाना है, स्केच बनाना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, आपको यह रचना याद रख हो जाएगी, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। और हिस्ट्री कोई कोई लिख सकता है, और यहां से क्या होगा, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर क्या लिखोगे कि गरीब का स्केच कोई कोई बना सकता है, ठीक है। बस इतना आप सभी ने करना है, आज के लिए इतना ही हम करेंगे, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल किरण जी, रचना काल जरूर पूछे जाएंगे। जैसे आपको देखिए ना, आपको एक महत्वपूर्ण जो रचना थी मिश्र बंधु विनोद जी की, है ना, मिश्र बंधु विनोद के अंदर मिश्र बंधुओं की जो रचना थी ना, मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद एक रचना आपको देखने को मिली थी हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 ईस्वी की रचना थी। उसका रचना काल पूछ लिया गया था। हो सकता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का आपसे पूछ लिया जाए, 1938 आपको याद रखना है। अगर आपसे
गणपति चंद्रगुप्त जी के ग्रंथ का आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पर आपने 1965 याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूछा जाए तो 1940 से रखिएगा याद। और अगर परिवर्तित रूप अगर पूछ लिया जाएगा उसके अंदर तो आप सभी ने याद रखना है उसका भी। परिवर्तित रूप आपको कौन सा देखने को मिलेगा बताओ? 1940 ईस्वी में, यानी कि कह लो संशोधित रूप। ठीक है, परिवर्तित के अंदर संशोधित रूप आप सभी को मैंने बताया है। ठीक, अच्छा, जो यहां पर एक और मैंने आप सभी को बताया था कि जो ग्रंथ थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, हजारी प्रसाद जी के, इनके 3 ग्रंथ थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल, इससे पहले था भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। ये तो 1940 के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये 1953 की वैसे रचना है, कई बार 1952 में आपको डाल दी जाती, तो इसका याद रख लीजिएगा 1953 ही ज्यादातर आपने लगाना है। ठीक, और उसके बाद देखिए जो एक और इनकी रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास नाम से, ये 1952 की रचना है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कई रचनाकार क्या मानते हैं, इन दोनों रचनाओं को 1952 की श्रेणी में रखते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में रखिएगा। आदि काल जो रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1953 रखिएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये मास्टर कैडर के अंदर पूछी गई रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल मास्टर कैडर में पूछी गई रचना है। और इन्होंने देखिए लगभग 1000 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है। तो जितने भी कालखंड बनेंगे ना, अब आगे चलकर जो आपकी क्लास लगेगी ये कालखंडों से संबंधित लगेगी, यानी कि काल विभाजन से संबंधित रहेगी। जितने भी रचनाकार रहेंगे उन सभी के काल विभाजन हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बाकी अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, जो ये वाली क्लास रहेगी, इसके बाद एक और आपकी क्लास लगेगी, वो 6 बज के, नोट कर लीजिएगा, 6:15 पर। ठीक है, 6:15 पर आपकी ये क्लास लगेगी। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब अगली जो क्लास रहेगी आपकी समीक्षा सिद्धांत से संबंधित रहेगी, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आपका देखिए जो गीति काव्य है, काव्य से संबंधित है, ये आपकी क्लास हो चुकी है। और अगली जो क्लास आपको देखने को मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली है, मैं कोशिश करूंगा कि नाटक की आपको क्लास अभी दूं। ठीक है, नाटक की क्लास हम करेंगे, थोड़ा बहुत नाटक के बारे में पढ़ेंगे और ये शुरुआत के क्षणों को ही पढ़ने वाले हैं। नाटक का जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा कठिन रहता है। सभी स्टूडेंट को एक बार बता दूं, नाटक की जो शुरुआत होगी ना वो थोड़ी कठिन होगी। सभी ने बिल्कुल मन लगाकर एक बार बैठना है। थोड़ा बोर भी हो सकते हो उसके अंदर, लेकिन कोशिश करना कि आप जो जो पॉइंट मैं आप सभी को बताऊं ना वो आप लिख लो। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।